अच्छा, आज की जो हमारी लैब है दैट इज फॉर एसक्यूएल फंक्शंस। अगर मेजरली मैं एसक्यूएल फंक्शंस को डिवाइड करूं तो मेरे पास दो सेपरेट सेग्रीगेशंस बनती हैं, दो ग्रुप्स बनते हैं, दैट इज सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टीपल रो फंक्शंस। सिंगल रो फंक्शन का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास एक टेबल है और उसमें मल्टीपल रोज हैं मेरे पास, जैसे कि मेरे पास ईएमपी का टेबल है और मैं उसमें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी करता हूं, तो आपको भी पता है कि 14 रोज सेलेक्ट हो जाती हैं। मैं साथ साथ एसक्यूएल को परफॉर्म भी करना शुरू कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी भी आती चले जाए। लेट सपोज कि मेरे पास ईएमपी का टेबल मौजूद है। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा जॉब कॉमा सैलरी फ्रॉम ईएमपी, ये मेरे पास मौजूद है। मुझे पता है यहाँ पे इसके अंदर से 14 रोज सेलेक्ट हो गए। अब डिफरेंशिएट मैं कर रहा हूँ सिंगल रो फंक्शंस को मल्टीपल रो फंक्शंस से, वो इस तरह से आसान तरीके से अगर हम समझे तो वो ये है कि सिंगल रो फंक्शंस वो होते हैं कि अगर मैं टेबल के किसी एट्रीब्यूट के ऊपर सिंगल रो फंक्शन अप्लाई करूँ तो उसका हर रिकॉर्ड के ऊपर वो फंक्शन एक्सप्लिसिटली अलहदा से अप्लाई होगा और उसका एक रिटर्न आउटपुट आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 14 रोज हैं तो 14 सेपरेट आउटपुट्स जनरेट होंगे। लेट सपोज मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जॉब्स जो हैं वो कैप्स में आ रही हैं। मैं कहता हूँ इसको इनिशियल कैप्स, मतलब कि फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो और बाकी सारे के सारे लेटर जो हैं वो नॉर्मली हो जाए, मतलब स्मॉल लेटर्स में हो। फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर्स के अंदर हो। तो मेरे पास एक फंक्शन है सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा इन इनिशियल कैप इनिट कैप, और उस पर मैं अगर अपना ये एट्रीब्यूट मेंशन कर देता हूँ कि जॉब के एट्रीब्यूट के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करना है, तो वो जॉब के एट्रीब्यूट के ऊपर जितनी भी रोज जनरेट होती चले जा रही है, जितनी भी रोज मेरे पास मौजूद हैं, हर रो के ऊपर एक्सप्लिसिटली जाके अप्लाई होगा और उसका एक सेपरेट रिटर्न आउटपुट जनरेट करेगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो इनिट कैप से हुआ क्या कि फर्स्ट लेटर मेरे पास कैप्स में है और आगे के जितने भी लेटर्स हैं वो मेरे पास स्मॉल लेटर के अंदर है। इनिशियल कैप्स मेरे पास हो गया, बाकी सारे स्मॉल में जनरेट हो गए। सिंगल रो फंक्शन का मतलब ये होता है कि हर रो के ऊपर वो जाके एक्सप्लिसिटली ये फंक्शन अप्लाई होगा और उसका एक सिंगल रिटर्न आउटपुट जनरेट होगा हर रो के लिए। वेयर अगर मल्टीपल रो फंक्शन की मैं बात करूं तो मल्टीपल रो फंक्शन ये कहता है कि मेरे पास जितने भी मेरे पास जिस कॉलम के ऊपर मैं मल्टीपल रो फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ उसमें जितनी भी रोज हैं उन सबको कम्युलेट करो और उसका एक सिंगल रिटर्न आउटपुट जनरेट करो। दैट इज लेट सपोज मैंने कहा था कि टोटल सैलरी मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी डिस्पर्स कर रहा हूँ वो मुझे अगर चेक करनी हो तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी। अच्छा, क्योंकि मल्टीपल रो फंक्शंस हैं तो डिपेंडेंसी ये होती है कि वो एक रिटर्न आउटपुट जनरेट कर रहा होगा, तो मैं कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट मेंशन नहीं करूंगा जो कि कम्युलेटिव ना हो सके। तो मैं कहता हूँ सेलेक्ट सेल सॉरी सेलेक्ट सम सेल। सम का ऐसा फंक्शन है जो कम्युलेट कर देगा, ग्रुप फंक्शन है फ्रॉम ईएमपी। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको फर्क पता चल जाए सिंगल रो और मल्टीपल रो फंक्शंस के अंदर। फिर हम देखेंगे कि लिस्ट ऑफ सिंगल रो फंक्शंस कौन से होते हैं और लिस्ट ऑफ मल्टीपल रो फंक्शंस कौन से होते हैं। मल्टीपल रो फंक्शंस की लैब नंबर 4 है, तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अप्लाई करेंगे, लेकिन आज हम लोग सिंगल रो फंक्शंस की तमाम डिटेल्स देखेंगे। अच्छा, मल्टीपल रो फंक्शन के अंदर और सिंगल रो फंक्शन के अंदर अगर आप देखो तो सिंगल रो फंक्शन जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरी टेबल की हर रो के ऊपर सेपरेटली जाके अप्लाई हुआ और हर रो के लिए एक सिंगल जेनरेट आउटपुट इसने किया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने मल्टीपल रो फंक्शन जब अप्लाई किया, कम्युलेटिव फंक्शन जब अप्लाई किया, ग्रुप फंक्शन जब मैंने अप्लाई किया, एक ये तमाम नाम है मल्टीपल रो फंक्शन के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसने तमाम रोज को एक साथ इनपुट लिया और उसका एक कम्युलेटिव आउटपुट मेरे पास लाकर जनरेट कर दिया, दैट इज सम सेल। मेरी टोटल सैलरी में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी डिस्पर्स कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपनी लैब की थ्योरी की तरफ और देखते हैं
कि हमारे पास सिंगल रो फंक्शंस कितनी तरह से कैटेगराइज होते हैं और मेरे पास मल्टीपल रो फंक्शंस सिंगल रो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह में कैटेगराइज होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अच्छा, अगर कैटेगराइजेशन की बात करूँ ना तो मेरे पास 5 तरह से कैटेगराइज होते हैं, ठीक है। दैट इज कैरेक्टर फंक्शंस जो कि स्ट्रिंग वार्चर टाइप्स के ऊपर होंगे, न्यूमेरिक फंक्शंस जो कि मेरे पास न्यूमेरिक डेटा के ऊपर काम कर रहे होंगे, एक्सेप्ट कैरेक्टर फंक्शंस के अंदर लिखा हुआ भी है एक्सेप्ट कैरेक्टर इनपुट एंड रिटर्न बोथ कैरेक्टर एंड नंबर वैल्यूज, ठीक है। किस तरह से नंबर वैल्यूज किस तरह से रिटर्न करेगा वो आगे हम लोग जाके देखेंगे। जैसे लेटर्स का काउंट देखना हो तो हम लोग देख सकते हैं यानी कि इनपुट स्ट्रिंग का काउंट कितनी लेंथ की है, तो वो कैरेक्टर फंक्शन एक्सेप्ट तो कैरेक्टर्स कर रहा है लेकिन रिटर्न आउटपुट क्या दे रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग, तो इस तरह से नंबर वैल्यूज भी रिटर्न कर सकता है। नंबर फंक्शंस एक्सेप्ट नंबर इनपुट एंड रिटर्न्स अ नंबर आउटपुट, मतलब ये एक ऐसे फंक्शंस जो के मेरे पास नंबर वैल्यू इनपुट ले रहे होंगे और नंबर वैल्यूज ही रिटर्न कर रहे होंगे। कुछ डेट फंक्शंस होते हैं कि हमारे पास डेट के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हों और कुछ हमारे पास रिटर्न में नंबर आउटपुट जनरेट कर रहे हो, या डेट टाइप की भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कुछ कन्वर्जन फंक्शंस होते हैं कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर किस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंडली फिर हमारे पास होते हैं कुछ जनरल फंक्शंस, एनवीएल फंक्शंस और डिकोड फंक्शंस। हम लोग एनवीएल की टाइप्स पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ये 5 कैटेगरीज के अंदर से पहली कैटेगरी को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं मजीद कि कैरेक्टर फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। कैरेक्टर फंक्शन हमारे पास लोअर है, अपर है, इनिट कैप है और कॉनकैट है, सब स्ट्रिंग है, लेंथ है और इन स्ट्रिंग है, ठीक है। ट्रिम भी है, इसी तरह से रिप्लेस है। अब हम लोग शुरू में जो 3 एक जैसे हैं जैसे कि अपर लोअर इनिट कैप, ये हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो किस तरह से कि मैंने अपने ही डेटा को 3 तरह से व्यू कराने के लिए मैंने किया। देखो मेरे पास एम्प्लॉय नेम्स ही मैंने जनरेट करवाए हैं लेकिन 3 कैटेगरीज में, तो तीनों तरह से। अब ये फायदा क्या है, फायदा ये होता है कि डेटा हमने देखा था कि हमारे पास जो क्वेरी है वो तो केस सेंसिटिव नहीं है लेकिन हमारे पास डेटा केस सेंसिटिव होता है। मतलब ये कि हमारे पास डेटा जो है सेम रहना चाहिए, वरना अगर हमने क्वेरी के अंदर क्राइटेरिया कोई फिक्स किया है और हमारा डेटा अलग अलग तरह से मेंटेन हो रहा है, मतलब कैप्स में भी हो रहा है, स्मॉल लेटर्स में भी हो रहा है, लोअर केस में भी हो रहा है, अपर केस में भी हो रहा है, इनिशियल कैप्स में भी हो रहा है, तो उससे फायदा क्या होगा कि हमारे पास डेटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी। फिर हमारी जो क्वेरी प्रोसेसिंग है उसके अंदर से हमारे पास जो आउटपुट आ रहा होगा वो हो सकता है कि कंप्लीट आउटपुट ना हो, मतलब कि एक कैप्स के अंदर मैंने क्लर्क की एंट्री की हुई है और दूसरी क्लर्क की एंट्री मैंने स्मॉल लेटर्स के अंदर की हुई है, और मैं क्वेरी के अंदर जब मैं पूछूंगा कि मेरे पास कितने क्लर्क्स हैं तो डेफिनेटली जो केस मैंने क्वेरी के अंदर मेंशन किया होगा वो सिर्फ उसी को काउंट करके लेके आएगा, बजाय इसके कि वो तमाम को काउंट करके लेके आए। तो फॉर द ऐसे पर्पस के लिए कि जब हम लोग इंसर्शन वगैरह कर रहे हो, डेटा को एंटर कर रहे हो, तो डेटा की इंटेग्रिटी या कंसिस्टेंसी मेरे टेबल के अंदर मेंटेन रहे, ऐसी जगहों के ऊपर ये चीज काम आती है। अब ये 3 फंक्शंस हम लोगों ने देख लिया। कॉनकैट से पहले मैं सबस्ट्रिंग आपको करना बता देता हूँ कि सबस्ट्रिंग का मकसद क्या होता है, ये सबस्ट्रिंग हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। सबस्ट्रिंग रिटर्न्स स्पेसिफाइड कैरेक्टर फ्रॉम द कैरेक्टर वैल्यू, मतलब इनपुट क्या ले रहा होगा, ये कैरेक्टर वैल्यू ले रहा होगा, ठीक है। रिटर्न आउटपुट भी ये कैरेक्टर ही दे रहा होगा, लेकिन इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर इनपुट क्या क्या चीजें जारी होंगी, एक तो वो वैल्यू, वो स्ट्रिंग वैल्यू जिसमें से आपने सब स्ट्रिंग कैप्चर करना है, फिर 2 एडिशनल फीचर्स जा रहे होंगे, 2 एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स जा रहे होंगे, दैट इज कि आपने कहाँ से कौन से इंडेक्स नंबर से किस इंडेक्स नंबर तक आपने सब स्ट्रिंग उठानी है। लेट सपोज मुझे फर्स्ट 3 लेटर्स की उठानी है, तो मैं कहता हूँ सेलेक्ट
सब str ई नेम, वो कॉलम आ गया जिसके ऊपर सब स्ट्रिंग अप्लाई करनी है, डन। मैं कहता हूँ जीरो इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स का फ्रॉम emp। तो देखो शुरू के 3 लेटर्स आ गए, लेकिन अगर मुझे आखिरी के 3 लेटर्स चाहिए तो मैं क्या करूं, मैं -3 कर देता हूँ। अब देखो मेरे पास आखिरी के 3 लेटर्स आ गए, सही है। इसी तरह से अगर कोई मुझे बीच में से 3 लेटर्स चाहिए तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं 2,3 भी मेंशन कर सकता हूँ फ्रॉम emp। देखो सेकंड इंडेक्स से लेके 3 वैल्यूज, सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, 3 वैल्यूज उसने पिक, सही है। सेकंड इंडेक्स से उसने काउंट किए 3 इंडेक्स से, मतलब सेकंड वैल्यू थर्ड एंड फोर्थ, तो 3 काउंट्स उसने परफॉर्म किए और वो 3 वैल्यूज लेकर आया, ठीक है। इसी तरह से अगर लेंथ की बात करें तो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है क्या, इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, सेलेक्ट लेंथ ename from emp। तो हर नेम की मेरे पास लेंथ जनरेट हो गई। अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं, इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं इसका आउटपुट। हम ये करते हैं कि ई नेम भी प्रिंट करो और उसके साथ साथ उसकी लेंथ प्रिंट करो, तो दोनों चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो हर लेटर के सामने उसकी लेंथ जनरेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ तक की बात। अब कॉनकैट, कॉनकैट का मतलब ये होता है, हमने पहली लैब के अंदर करके भी देखा था कि कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहा होता है या कॉनकैट का फंक्शन किस तरह से काम करता है। दैट इज दो स्ट्रिंग्स को एक साथ मिला देता है या दो एट्रीब्यूट की वैल्यूज को वो एक साथ मर्ज कर देता है, ठीक है। जरूरी नहीं है दोनों के दोनों क्या कहते हैं स्ट्रिंग टाइप की हो। कॉनकैट का फंक्शन स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यूज को भी कॉनकैटिनेशन करके रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा जॉब कॉमा कॉनकैट, कॉनकैट के अंदर मैंने क्या किया, ई नेम कॉमा जॉब फ्रॉम emp, और उसमें देखो आउटपुट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई मुझसे, देखो अच्छा मैंने दोनों सेम टाइप्स का भी कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय का नंबर और एम्प्लॉय का नाम को कॉन्कैट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास एक सेम और एक डिफरेंट टाइप की, मतलब एक स्ट्रिंग और एक वर्डचार टाइप की वैल्यू भी कॉन्कैट हो जाए और हमारे पास रिटर्न आउटपुट जनरेट होके शो हो जाए फ्रॉम emp। अच्छा आप लोगों ने इंग्लिश मूवीज वगैरह सबने देखी होंगी थोड़ी थोड़ी, तो उसमें क्या होता है कि जो फोर्सेस वगैरह होती हैं तो वहाँ पे जो है ना एम्प्लॉयज़ को वो दिया होता है, एक कोड दिया होता है, कोड नेम दिया होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक एम्प्लॉय का कोड ये है कि उसकी उसके एम्प्लॉय नंबर के आखिरी के 2 डिजिट्स और इसके एम्प्लॉय नेम के शुरू के 2 डिजिट्स, शुरू के 2 लेटर्स को कॉन्कैट कर दे तो वो उसका कोड बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, आखिरी के मुझे 2 डिजिट्स चाहिए पहले एम्प्लॉय नंबर के, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्कैट तो मुझे करना है, किस किस को करना है, पहले मुझे सब स्ट्रिंग अप्लाई करनी है। तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से मैं आपको समझाता हूँ। मैं एडिट बफर खोल लेता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि एक एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय कोड क्या है, एक एम्प्लॉय का कोड क्या है, एम्प्लॉय का कोड ये है कि उसके एम्प्लॉय नंबर के आखिरी के 2 डिजिट्स और उसके एम्प्लॉय नेम के शुरू के 2 लेटर्स को अगर मर्ज कर दें तो वो एम्प्लॉय कोड बन जाएगा, सही है।
तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए ना, सब str किसकी, एम्प्लॉय नंबर की। कैसी, मैंने कहा आखिरी के 2 डिजिट्स, सही है। इसको मुझे क्या करना है, कॉन्कैट करना है किसके साथ, एम्प्लॉय नेम के शुरू के 2 लेटर्स के साथ। तो सबसे पहले तो मुझे एम्प्लॉय नेम की भी 2 लेटर्स चाहिए, ठीक है। तो मैं दोबारा से सबसे str अप्लाई करता हूँ, और पहले तो एम्प्लॉय नेम के शुरू के 2 लेटर्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट, और मुझे कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो मैंने आगे 2 स्टेप्स मेंशन कर दिए, मतलब 2 इंडेक्सेस मेंशन कर दिए। आखिर में मुझे करना है कि इन दोनों चीजों को कॉन्कैट करना है, तो मैंने ओवरऑल इन दोनों चीजों को कॉन्कैट के फंक्शन के अंदर भेज दिया। मैंने अपने टास्क को ब्रेक किया, और फिर मैंने उसका रिटर्न आउटपुट जनरेट करवाया, जो कि मुझे एक्चुअली चाहिए था। अब अगर आप देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर कर देता हूँ, तो देखो, अगर एम्प्लॉय नंबर कॉमा नेम कॉमा एज कॉनकैट, ये मैंने एलियस नेम दिया। हम लोगों ने इससे पहले करके फर्स्ट लैब के अंदर भी चेक किया था कि एलियस नेम क्या होता है, सही। अब देखो, एम्प्लॉय नंबर के आखिरी के 2 डिजिट्स -2 से मेरे पास आ गया 6 और 9, फर्स्ट रो को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और शुरू के 2 लेटर्स मुझे चाहिए थे अपने एम्प्लॉय नेम में से, तो मैंने क्या किया, स्मिथ के शुरू के 2 लेटर्स ले लिए, तो दैट जनरेट्स माय एम्प्लॉय कोड, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉन्कैट लिखा हुआ था, मैं कोड भी लिख सकता हूँ इसके ऊपर, इसके एलियस नेम दे देता हूँ कोड, सही है। और दिस इज लाइक, अब मेरे पास देखो ऊपर जो है हेडिंग चेंज हो गई, इट इज द टेक्स्ट ऑफ द हेडर। ये कॉलम कोई जनरेट नहीं हो रहा मेरे टेबल के अंदर, और ना ही मेरे पास कोई नया कॉलम जनरेट हो रहा है, और ना ही मेरे किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ फ्लश स्क्रीन के ऊपर, आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एक कॉलम जनरेट हुआ है जिसका एलियस नेम आपने कोड रख दिया, ठीक है। चलिए फर्दर मूव करते हैं। इसी तरह से इन स्ट्रिंग क्या होता है, रिटर्न्स न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत ये है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा इन स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग के अंदर मैं कहता हूँ एम्प्लॉय नेम के अंदर से ए की वैल्यू जनरेट कर दो फ्रॉम ईएमपी, ए की पोजीशन मुझे बता दो, सॉरी मैंने, क्योंकि वर्चर वैल्यू है और मैंने उसको बगैर कोड के मेंशन किया हुआ है, तो देखो एरर आ गया। अच्छा, इसको अगर हम लोग जाएं, स्मिथ के अंदर ए नहीं है, सही है। एलन के अंदर ए पहली पोजीशन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। वॉर्ड के अंदर सेकंड पोजीशन के ऊपर मौजूद है, मार्शन के अंदर मेरे पास सेकंड पोजीशन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अब मैं कोई ऐसी चीज देखता हूँ, अब मैं जो है ना इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करता हूँ अपनी क्वेरी को, मैं कहता हूँ एलन का एल सर्च करो, ठीक है। तो लेट सपोज, अच्छा ये मैंने करने का पर्पस क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब अगर आप देखो, तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो मेरे पास एलन के अंदर सेकंड पोजीशन का एल उसने बताया, उसने थर्ड पोजीशन का नहीं बताया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि जो फर्स्ट encountered letter searched in string function, उसकी पोजीशन रिटर्न होती है, जो नेक्स्ट उसके बाद आ रही है उसकी वैल्यू रिटर्न नहीं होती। ये एल जो फर्स्ट इनकाउंटर्ड स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर सर्च मिलेगा, ये उसकी पोजीशन रिटर्न कर देगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। इसी तरह से आगे चलते हैं। ट्रिम, ट्रिम क्या करता है, हमारे पास जो है स्पेसेस जो होती है वो एंड कर देता है, ख़त्म कर देता है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं वो कर रहा हूँ, मतलब मैंने हम लोगों की आदत होती है ना, हम टाइप कर रहे होते हैं फॉर्म के ऊपर, तो हमारी स्पेस या एंटर की हमेशा लाजमी तौर पर दब जाती है। तो टू अवॉइड दो सर्टेन इश्यूज ऑफ डेटा इंटीग्रेशन, डेटा कंसिस्टेंसी, हम क्या कहते हैं
हम ट्रिमिंग करते हैं और फिर डेटा को इंसर्ट करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, अपने कॉलम्स के अंदर, अपने टेबल्स के अंदर। ओके, अच्छा, इसके बाद हमारे पास रिप्लेस का फंक्शन है। अगर मैं रिप्लेस का फंक्शन को यूज करूं तो मैं किस तरह से यूज कर सकता हूँ? सेलेक्ट रिप्लेस नेम, कौन सा कैरेक्टर रिप्लेस करना है? मैं कहता हूँ ए को रिप्लेस कर दो, और मैं कहता हूँ किससे रिप्लेस कर दो? स्मॉल आर से, ताकि हमें पता चल जाए रिप्लेस का फंक्शन अप्लाई हो गया। कहाँ पे अप्लाई हुआ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। हम कॉलम का नेम भी एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा। अब अगर आप देखो तो जहाँ जहाँ ए आ रहा होगा वहाँ स्मॉल आर रिप्लेस हो गया, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ चेंजेस परफॉर्म हुए। सेकेंडली, अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कोई भी फंक्शन आप जिस अप्लाई कर रहे हो तो उसका इफेक्ट आपके टेबल के ऊपर नहीं पड़ रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वो चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैरेक्टर फंक्शंस थे कुछ। इसी तरह से हमारे पास कुछ नंबर फंक्शन, दैट इज मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस क्या करता है? रिमाइंडर रिटर्न कर रहा होता है। राउंड अप है, राउंड है कि कोई वैल्यू आपने दी और उसको कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो वो कर देता है। ट्रंकेट और राउंड के अंदर एक चीज का डिफरेंस होता है। क्या होता है? अब अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इसका व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, मैं इसके अंदर एक व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ फॉर द टाइम भी। मैंने क्या किया, और मैं टेक्स्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे पास 69.33 है, ठीक है, और मैं इसके ऊपर राउंड अप्लाई करूंगा, राउंड का फंक्शन अप्लाई करूंगा, तो जो इसका आउटपुट जनरेट होगा ना वो ये होगा। मैं कहता हूँ इसको राउंड अप करो 69.33 और इसको राउंड ऑफ कर दो 1 डेसिमल प्लेस तक, तो ये हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा 69.3। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ट्रंकेट अप्लाई करूंगा ना 69.33 को ट्रंकेट कर दो, ट्रंक अप्लाई करो 69.33 और मैं कहता हूँ 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो क्या होगा? इसका जो आउटपुट जनरेट होगा ना वो पूरे डेसिमल प्लेसेस को राउंड ऑफ नहीं करेगा, वो सीधा सीधा चॉप ऑफ कर देगा। जैसे हम लोग अगर किसी फ्लोटिंग वैल्यू को कास्ट करते हैं इंटीजर के अंदर, तो वो क्या करता है, वो डेसिमल पार्ट को लीव आउट कर देता है ना, तो इसका आउटपुट भी इसी तरह से 69 रह जाएगा। बजाय इसके कि वो उसको राउंड ऑफ करे, ट्रंकेट पार्ट डेसिमल पार्ट को ड्रॉप ऑफ कर देता है, ड्रॉप आउट कर देता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अभी मैं इसको ये करके भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। शेयर कर, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? यहाँ पे आउटपुट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट राउंड का फंक्शन अप्लाई करता हूँ, सेलेक्ट 69.33 कॉमा 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ कर दो, और ट्रंक भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ साथ साथ ही। ट्रंक 69.33 और मैंने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रंक ऑफ किया। तो फ्रॉम, अब क्योंकि ये वैल्यूज वेरी हार्ड कोडेड है, किसी टेबल के अंदर नहीं है, तो ये एक डमी टेबल होता है हमारे पास ओरेकल के अंदर। फ्रॉम डुअल, डुअल जो है ना डमी टेबल होता है। अगर कोई ऐसी हार्ड कोडेड वैल्यूज जिसका मुझे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवाना होता है तो मैं डमी टेबल यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखो ये करके ट्रंक अप्लाई नहीं हुआ। कुछ तरीका से
ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग डेट फंक्शन है, डेट फंक्शन के अंदर हमारे पास जो है क्या होता है, एक तो हमारे पास सिस्टम डेट अगर मुझे चाहिए तो मैं सिस्टम डेट को सिस डेट से कॉल करवा सकता हूँ। सिस्टम डेट के अंदर जब मैं प्लस माइनस कोई सी भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो वो नंबर ऑफ डेज के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको डेट रिटर्न कर देगा। ठीक है। अगर मुझे ये देखना है कि एक एम्प्लॉय को इस ऑफिस के अंदर आए हुए कितना टाइम हो चुका है, कितने दिन हो चुके हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ सिस डेट माइनस हायर डेट फ्रॉम ईएमपी। तो मेरे पास ये दिन आ गए, नंबर ऑफ डेज रिटर्न हो गए कि एक एम्प्लॉय मेरे पास कितने दिन पहले आया था। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं प्लस माइनस करूंगा तो वो दिनों के अंदर ऐड होते चले जाएगा। और अगर ऐसी डेट हो, सपोज मैं कहता हूँ सिस डेट, सेलेक्ट सिस डेट, आज का 31 है ना, तो अगर मैं इसमें 2 दिन भी ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 32 33 तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेरे पास मंथ ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है। तो अगर देखो तो आज के बाद अगर आज की डेट के अंदर मैं 2 दिन और ऐड करूँगा तो दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2 अगस्त 2020 की डेट रिटर्न हो गई। ठीक है। तो अगर मेरे पास मंथ चेंज हो रहा होगा, मेरे एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, वो मंथ को भी चेंज कर देगा। या अगर ईयर चेंज हो रहा होगा तो देखो 365 अगर मैं कर देता हूँ, 365 या 366 कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या रिटर्न होगा, मेरे पास 1 अगस्त 2021 यानी कि 2021 अगले साल की डेट रिटर्न होगी। इसी तरह से अगर मैं आगे जाऊँ, डेट फंक्शंस हो गए, डेट फंक्शंस के अंदर अब हम लोग आ जाते हैं, डेट फंक्शंस के अंदर आ जाते हैं मंथ्स बिटवीन का फंक्शन। अगर मैं 2 डेट्स उसको डिफाइन करता हूँ तो मुझे ये बता सकता है कि कितने दिन, सेलेक्ट मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन हायर डेट कॉमा सिस डेट। तो ये मेरे पास मंथ्स डिफाइन कर रहा है, माइनस में से डिफाइन कर रहा है क्योंकि सिस्टम डेट के आगे है, तो माइनस के अंदर वो शो कर रहा है। एड मंथ्स, एड अंडरस्कोर मंथ का फंक्शन भी है। अगर मैं प्लस ऑपरेटर यूज नहीं करता और सिर्फ मंथ्स ऐड करने, तो मैं मंथ डायरेक्टली इस फंक्शन को यूज करते हुए चल सकता हूँ। जैसे मैंने पिछले दिनों में पिछली क्वेरीज के अंदर प्लस करके ऐड डेज ऐड किए थे, इस तरह से मंथ के लिए मैं ऐड अंडरस्कोर मंथ यूज कर सकता हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट डे, तो वो मुझे नेक्स्ट डे ऑफ द वीक वो बता देगा। अगर मैं करके दिखा देता हूँ आपको, नेक्स्ट अंडरस्कोर डे अगर मैं मेंशन कर दूँ, सॉरी, किस डेट को वो जनरेट कर रहा है,